हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो है दोस्तों, फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ये जेपीएससी है, फिक्स डेट पे फॉर्म कभी नहीं निकालता, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी एंड तक जो है वो फॉर्म आ ही जाएगा। इसीलिए फॉर्म के भरोसे मत बैठिए, ठीक है। उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है अगर आप एक डेट सोच के बैठते हैं तो। इसीलिए फ्री माइंड रहिए, एग्जाम अप्रैल में होना ही होना है, फॉर्म जब भी आए, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम सीएनटी पार्ट 2 वीडियो की, और इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक बात किया था। जिन्होंने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर से देखिए, क्योंकि वो सब टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 5 में दिया हुआ है खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। अब ये क्या बला है, देखिए। जो लोग स्टार्टिंग में झारखंड में आए, उन्होंने जंगल को साफ किया और उसको खेती करने युक्त बनाया, ठीक है। तो उनको खूंट कटी का अधिकार मिलता है। अगर वो मुंडा है तो वो तो अलग चैप्टर ही है, एक मुंडारी खूंट कटीदार। लेकिन वो मुंडा नहीं है अगर, तब फिर ओरांव है तो फिर उनको भुइहारी का अधिकार मिलता है। तो मान लीजिए कि वैसे किसी खूंट कटी से, ठीक है, किसी रैयत ने अधिकार प्राप्त किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। तो इसका जिक्र जो है चैप्टर नंबर 5 में है, सेक्शन नंबर 37 में है। दो बातें दी गई हैं। देखिए, एक चीज आपको समझना है कि जो सीएनटी एक्ट बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका मेन मकसद क्या था कि जो काश्तकार हैं, टीनेंट्स, उनका एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। जमींदार जो है काश्तकार को जब मन चाहे तब जमीन से बेदखल कर देते थे, और भी मतलब ढेरों प्रॉब्लम थी काश्तकार के, टीनेंट्स। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है सीएनटी एक्ट बना था, क्योंकि उसके पहले अलग अलग विद्रोह हुआ था, और जो इमीडिएट कॉज रहा वो क्या रहा, बिरसा मुंडा जी का उलगुलान आंदोलन, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो मुंडारी खूंट कटी अधिकार है वो प्रथा खत्म कर दी थी, ठीक है। तो वो इमीडिएट कॉज था। ऐसे तो विद्रोह चल ही रहा था जब से अंग्रेज जो है एंटर किए थे झारखंड के एरिया में, अलग अलग जनजातीय विद्रोह चल ही रहा था, और भी उनका जो हस्तक्षेप हो रहा था अलग अलग चीजों में, तो उससे भी जनजातीय लोग परेशान थे, और जो जमींदारी सिस्टम अंग्रेज लेके आया उससे तो बहुत ही ज्यादा नाराज थे। तो इसके वजह से अंग्रेज समझ गए कि भाई साहब, हम लोग जो है अगर काश्तकार का राइट्स नहीं देंगे, उनको जमीन पर अधिकार नहीं देंगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसका नतीजा रहा सीएनटी एक्ट। और एक चीज, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सर आप बस दो ही जनजाति की बात क्यों करती है सीएनटी एक्ट में, मुंडा की और उड़ांव की। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर जनजाति का कंसंट्रेशन अलग अलग जगह था। अगर आप संथाल की बात करें, संथाल परगना की, तो वहां पे संथालियों का जो है दबदबा था। अगर आप सिंहभूम की बात करें तो वहां पे हो जनजाति का। तो वैसे ही जो छोटा नागपुर इलाका है, वहां पे दो जनजाति प्रमुख, एक आपका मुंडा और एक आपका दूसरा आपका उड़ांव। तो इसीलिए हम लोग सीएनटी एक्ट में ज्यादा बात किसका करते हैं, मुंडा का और उड़ांव का, ठीक है। तो चलिए, अब जो है चैप्टर 5 में दिया गया है खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बताया गया। उसमें दो बातें लिखी गई हैं। पहला बात क्या है कि अगर खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत जो है उसको ये हक सीएनटी लागू होने से 20 साल पहले मिला है, तो वो उस जमीन का जो लगान है वो नहीं बढ़ा सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इनकेस फ्यूचर में वो लगान बढ़ाता भी है, तो जो ऑक्यूपेंसी रैयत है, हमने आपको बताया था कि ऑक्यूपेंसी रैयत यानी कि जो अपने जमीन का अधिभोग कर सकते हैं, वो जितना लगान देते हैं ना, उसका 50% से ज्यादा ये लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मेंशन किया गया है चैप्टर 5 में। और देखिए दोस्तों, आपको बार बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। एक मोटा मोटी आइडिया रखना होगा किस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 जो है ये डील करता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। रैयत की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, मेनली 3 है, ठीक है। एक आपका हो गया ऑक्यूपेंसी रैयत, जो अपने जमीन का अधिभोग कर सकता है। दूसरा हो गया अन अधिभोगी रैयत, मतलब वो अपने जमीन का मतलब अधिभोग नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो ऑक्यूपेंसी रैयत होता है ना दोस्तों, उसको बहुत सारे राइट अवेलेबल होते हैं, वो अपने जमीन पे जो चाहे सो कर सकता है, ठीक है। और उसको अपने जमीन से बेदखल भी करना मतलब नामुमकिन है। लेकिन जो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है उसके साथ ऐसा
नहीं है। अगर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत 2 एग्रीकल्चर कृषि वर्ष तक, ठीक है, 2 एग्रीकल्चर वर्ष तक जो है वो अपना लगान नहीं दिया है, तो जैसे ही तीसरा कृषि वर्ष स्टार्ट होगा उसके 90 दिनों के अंदर अगर उसने फिर से लगान नहीं दिया तो उसको अपने जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट हुआ है उसका अगर उसने पालन नहीं किया तो भी उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये सब मेंशन किया हुआ है कहां पे? ये सब मेंशन किया गया है सेक्शन 41 में, ठीक है। मतलब चैप्टर 6 में सेक्शन 38 से 42 है, लेकिन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो है आपका सेक्शन 41, ठीक है। और उसी तरह सेक्शन 42 में जैसा एग्रीमेंट बना था उस हिसाब से अगर काम नहीं करता नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत तो फिर उसको बेदखल किया जा सकता है। तो चैप्टर 6 जो है वो किससे डील करता है? नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत से, यानी कि अनअधिभोगी रैयत, जो अपने जमीन का अधिभोग नहीं कर सकता। दोस्तों, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो रैयत है मेनली 3 टाइप के होते हैं। देखिए, दर रैयत की भी बात चलती है, लेकिन मेनली जो है वो 3 है। दर रैयत क्या है? मतलब कि रैयत जो है उसने किसी को जमीन दी है तो वो दर रैयत हो गया, मतलब उसके नीचे में है। लेकिन मेनली जो है आपका 3 है, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। ये 3 टाइप के रैयत होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मुंडारी खूंट कटीदार, मतलब मुंडारी जो खूंट कटीदार जो होते हैं वो रैयत के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेपीएससी में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन रैयत नहीं होता है? आपको दे देगा ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत, और चौथा में आपको दे देगा क्या? मुंडारी खूंट कटीदार। तो ध्यान रखिएगा, जो मुंडारी खूंट कटीदार है वो रैयत के डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो टीनेंट्स हैं, काश्तकार, उनका 3 टाइप होता है। पहला क्या? टेन्योर होल्डर, भूधारक। दूसरा क्या? मतलब टेन्योर होल्डर मतलब क्या? जिसने जमीन को किस लिए लिया है? लगान वसूल करने के लिए जमीन को लिया, उसको बोलते हैं भूधारक, टेन्योर होल्डर। दूसरा कैटेगरी हो गया रैयत। रैयत मतलब हो गया जिसने जमीन को किस लिए लिया है? खेती करने के लिए और लगान देने के लिए, ठीक है। और फिर थर्ड कैटेगरी हो गया आपका मुंडारी खूंट कटीदार। देखिए दोस्तों, मतलब ना, अगर आप चीजों को सिंपल करके चार्ट पेपर पे ड्राइंग बना के समझेंगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टीनेंट्स 3 टाइप के होते हैं काश्तकार। कौन कौन से? पहला हो गया जी टेन्योर होल्डर, भूधारक। भूधारक का मतलब जिसने जमीन को लिया है किस लिए? कि वो वहां पे खेती करवाएगा और वहां से लगान वसूल करके लैंड होल्डर को, भूस्वामी को जो है लगान देगा, ठीक है। उसका मकसद ये है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका रैयत। उसने जमीन लिया है खेती करने के लिए और फिर लगान देने के लिए। और फिर थर्ड हो गया आपका मुंडारी खूंट कटीदार, ठीक है। इसमें एक और हम लिखते हैं बंदोबस्त रैयत, सेटल्ड रैयत। मतलब जो जमीन पे लगातार 12 साल से खेती कर रहा है तो उसको ये अधिकार दिया जाता है सेटल्ड रैयत का, बंदोबस्त रैयत का, और उसको फिर आगे चल के अधिभोग का भी अधिकार मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने देख लिया चैप्टर 5 और चैप्टर 6। चैप्टर 5 जो है वो खूंट कटी अधिकार प्राप्त रैयत से के संबंध में है, और चैप्टर 6 जो है ये नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, अनअधिभोगी रैयत, जो अपने जमीन का अधिभोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए है, ठीक है। अब चैप्टर 5 भी हो गया, चैप्टर 6 भी हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 में यह दिया गया कि मान लीजिए सरकार ने कोई जमीन लिया है रेलवे के लिए या फिर डैम के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे चैप्टर 4 और जो चैप्टर 6 के प्रावधान हैं वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो भूस्वामी की लैंड, जो लैंड ओनर है मतलब लैंड होल्डर है, उसके जो प्रिविलेज लैंड है, जैसे हमने आपको बताया था कि उसका क्या क्या नाम होता है, मतलब सबका एक ही मतलब होता है। आप उसको मतलब कहीं पे अलग अलग जगह पे उसको मतलब मंझियास लैंड बोलते हैं, कहीं जीरत लैंड बोलते हैं, कहीं मतलब बकास लैंड बोलते हैं। वो सबका मतलब जो है सेम ही है दोस्तों, कि वो जो भूस्वामी है जबरदस्ती उसने उस पर कब्जा किया है,
तो कहने का मतलब है कि उस पे जो है ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिल सकता, ठीक है, उसको अधिभोग करने का अधिकार नहीं मिल सकता दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये सब किस में मेंशन है? सेक्शन 43 में, जो कि दिया गया है आपको चैप्टर नंबर 7 में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जैसे सरकार ने जो भूमि ली है वहां पे रोड, रेलवे या फिर कुछ वैसा प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहां पे चैप्टर 4 और चैप्टर 6 जो है वो लागू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डील करता है लीज एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर और या होल्डिंग्स के बारे में बात करता है। ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 51 तक दिया गया है और इसी में मेन प्रोविजन है जो कि ट्राइबल की और जो बैकवर्ड क्लास है उनकी जमीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए हम समझेंगे कैसे। पहले जो है सेक्शन 44, उसमें क्या बोला गया है कि जो भी रैयत है उनको अपने लैंड होल्डर मतलब कि लैंड ऑनर से, ठीक है, भूस्वामी से, ठीक है, अपना जो है जैसे लैंड भूस्वामी ने जो उनको पट्टा दिया है जमीन का, उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी कि आपको जो है इतना जमीन दिया गया है, आपको जो है हर साल इतना लगान देना पड़ेगा और इतने समय के लिए आपको जमीन दिया गया है। तो ये जो है इसका जानकारी किसमें दिया गया है? सेक्शन 44 में। और सेक्शन 45 में जो भूस्वामी है, लैंड ऑनर जो है, लैंड होल्डर जो है, उनको जो है एक काउंटर पार्ट मिलेगा, ठीक है, ताकि दोनों लोगों के पास जो है डिटेल रहे जमीन की, पट्टे की, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सेक्शन 46 में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो इसमें क्या है? सेक्शन 46 में दिया गया है कि जो ऑक्यूपेंसी रैयत है, जो कि आप अपने जमीन का अधिभोग कर सकते हैं, वो अपने जमीन का जो मॉर्टगेज है या जो लीज है वो 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यही है कि अगर भुगुत बंध बंधक, जो हमने बात की थी, भुगुत बंध मॉर्टगेज अगर है तो उस केस में 7 इयर्स हो सकता है। जिनको नहीं पता भुगुत बंध बंधक या भुगुत बंध मॉर्टगेज, वो समझ ले कि जैसे मान लीजिए मैं रैयत हूं और मैंने एक्स नाम के साहूकार से जो है लोन लिया है, लेकिन मैं उसके लोन को नहीं चुका पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने जमीन को उसके यहां जो है 2 साल या 3 साल, मतलब जितना टाइम में मेरा लोन कंप्लीट हो जाए उतने टाइम के लिए बंधक रख दूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भुगुत बंध बंधक, भुगुत बंध मॉर्टगेज। तो नॉर्मल मॉर्टगेज और जो लीज है वो 5 साल के लिए है, लेकिन जो एक स्पेशल केस है भुगुत बंध बंधक का, उसमें 7 साल के लिए रख सकते हैं। अब यहां समझिए कि ऑक्यूपेंसी रैयत सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट या विल के थ्रू जो है अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अगर जो ऑक्यूपेंसी रैयत अनुसूचित जनजाति का है, शेड्यूल्ड ट्राइब का है, तो उसको क्या ध्यान रखना होगा कि वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब को ही अपनी जमीन दे सकता है, चाहे वो सेल से दे, एक्सचेंज से दे, गिफ्ट से दे या ट्रांसफर से दे, और उसको डीसी की परमिशन लेनी जरूरी है। और एक कंडीशन क्या है कि सेम पुलिस थाना होना चाहिए। अब यही एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों कि ये जो सेम पुलिस थाना का जो कंडीशन लगा दिया गया है ना, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे जो है किसान की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब वो चाहता है कि वो अपना जमीन बेच दे और उसका जो पोजीशन फिर थोड़ा ठीक हो जाए। पर सोचिए कि जो सेम पुलिस स्टेशन का जो क्राइटेरिया लगा दिया गया है, इसके चलते प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर ऑक्यूपेंसी रैयत जो है, अगर वो क्या है आपका अनुसूचित जनजाति का, शेड्यूल्ड ट्राइब का है, तो उसके लिए है कि डीसी का परमिशन तो लेना जरूरी है ही, लेकिन सेम पुलिस स्टेशन होना चाहिए, तभी वो किसी और एसटी को दे सकता है, ठीक है। कंडीशन ये है। उसी तरह आपका और एक कंडीशन है कि अगर ऑक्यूपेंसी रैयत शेड्यूल्ड कास्ट का है या बैकवर्ड क्लास का है तो वो अपने कम्युनिटी में ही जमीन दे सकता है, लेकिन वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वहां पे डीसी के परमिशन लेने के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट में मतलब दे सकता है। ये मतलब कंडीशन रिलैक्स किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए। एसटी जो है वो एसटी को ही जमीन ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन बहुत खराब कंडीशन रखा गया, वहां पे सेम पुलिस स्टेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एससी और बैकवर्ड क्लास में क्या है,
सेम मतलब डिस्ट्रिक्ट में मतलब दे सकता है वो, ठीक है। कैसे? सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट या विल के थ्रू, ठीक है। और जो नॉन एसटी है या नॉन एससी या नॉन बैकवर्ड क्लास है उनके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर बंधन नहीं है दोस्तों। तो ये जो है सेक्शन 46 है, और यही जो है मतलब वन ऑफ द प्रोविजन है जो कि जमीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेक्शन 47 ये बोलता है कि जो कोर्ट है वो रैयत के राइट्स को जो है वो नहीं बेच सकता, ठीक है। मतलब रैयत का जो भी राइट है उसको मतलब वो नहीं छीन सकता, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, कि मान लीजिए कि रैयत जो है किसी बैंक से लोन लिया है और उसको नहीं चुका पाया, ठीक है, तो उस केस में ही मतलब होगा। कोई एरियर लिया है और वो नहीं चुका पाया, तो उस केस में जमीन का एक पार्ट जो है वो मतलब उसका जो राइट है रैयत का उसको ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन वहां भी क्या ध्यान देना है कि जो एसटी के जमीन है वो नॉन एसटी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो एससी और बैकवर्ड क्लास है उनका भी वही वाला कंडीशन है, ठीक है। तो जो सेक्शन 47 है ये क्या करता है, ये कोर्ट को रोकता है किस चीज से, रैयत के अधिकार को ट्रांसफर करने से। लेकिन यहां कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हमने बताया कि अगर रैयत ने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, और उसको नहीं चुका पा रहा है, तो उस केस में जो है उसके राइट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर एरियर लिया है और नहीं चुका पाया, उस केस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मतलब ध्यान देना है। लेकिन वहां भी किस चीज का ध्यान देना है कि एसटी की जमीन नॉन एसटी को नहीं दी जाएगी, जो एससी बैकवर्ड है उनको भी अपने कम्युनिटी में ही जमीन को देना है। ये है आपका सेक्शन 47। और सेक्शन 48 जो है ये डील करता है आपका भूइहारी। जैसे मैंने बताया कि जो जैसे जंगल है उसको अगर वहां पे मुंडा आए, जंगल को साफ किया, तो उनको कौन सा अधिकार मिला, मुंडारी खूंट कटीदार। और उसी तरह जो उरांव जनजाति है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो छोटा नागपुर है यहां पे उस टाइम दो जनजाति बहुत ज्यादा संख्या में, मुंडा और उड़ांव अभी भी है। तो जो उड़ांव जनजाति है वहां पे जो आए, स्टार्टिंग में जंगल को साफ किया, उसको जो है खेती करने को बनाया, तो उनको कौन सा राइट मिला, भूइहारी राइट्स मिला। तो जैसे मैंने अभी ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए बताया सेक्शन 46 में, वही चीज सेक्शन 48 में भी है, ठीक है। कि जो भूइहारी अगर मान लीजिए एसटी वाला है, मतलब वही कंडीशन मतलब फॉलो होगा, ठीक है, जैसा कि आपका ऑक्यूपेंसी रैयत में था। और जो कोर्ट है उनके राइट को जो है वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, ये भी मतलब प्रोविजन लगाया गया है। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 48। उसके बाद सेक्शन 49, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 49 जो है ये बोलता है कि जो ऑक्यूपेंसी मतलब जो अधिभोग अधिकार जो रैयत है और जो भूइहारी जो है, इनका जो जमीन है वो दो पर्पस के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, माइनिंग के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। ये शुरू में नहीं था, बाद में अमेंडमेंट से इसको किया गया। अब जो 2016 में अमेंडमेंट की बात चली थी सीएनटी एक्ट में, उसमें तीन जो धाराएं थी काफी न्यूज में थी। सीएनटी की बात करें तो धारा नंबर 21, धारा नंबर 49, सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन 71A, ये तीन जो है न्यूज में है। एसपीटी की बात करें तो सेक्शन 13। तो जो सीएनटी की धारा 21 है और जो एसपीटी की धारा 13 है, वो दोनों का पर्पस सेम है कि जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो जमीन यूज हो रही है उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और सेक्शन 49 में क्या है कि मतलब हम दो पर्पस के लिए जमीन दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए और माइनिंग के लिए। लेकिन जो सीएनटी एक्ट में बदलाव करने की कोशिश की गई थी 2016 में, तो वहां था कि इसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गया, वो सब चीजों के लिए भी जमीन का इस्तेमाल हो सकेगा। तो इसको लेके काफी विवाद हुआ था। तो फिर बाद में जो है ये मतलब बिल खारिज कर दिया, बिल खारिज हो गया था, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जेपीएससी के एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धारा है जो कि जिसको बदलने की कोशिश नहीं की गई थी। आपको दे देगा सेक्शन 13, सेक्शन 13, सेक्शन 21, सेक्शन 49 या फिर जो है सेक्शन 71A। तो ध्यान रखिए कि जो सेक्शन 13 जो है वो एसपीटी एक्ट वाला था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों।
सीएनटी के संदर्भ में पूछा जाएगा कौन सा सेक्शन को नहीं चेंज करने की कोशिश की गई थी, तो वहां पे सेक्शन 13 हो जाएगा, क्योंकि सीएनटी में 3 धाराओं को बदलने की कोशिश की गई, सेक्शन 21, सेक्शन 49 और सेक्शन 71A। और सेक्शन 50 में क्या है कि जो भूस्वामी है वो होल्डिंग को और टेन्योर को वो पर्टिकुलर केस में कैसे ले सकता है। 51 भी जो है उससे रिलेटेड ही है। तो इस तरह से जो है हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट किया, जो कि लीज एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर और होल्डिंग है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कौन सा 3 जो है इसमें सेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेक्शन 46, सेक्शन 47 और सेक्शन 48। और अगर आप मुंडारी खुंड कटीदार की बात करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसका सेक्शन 240, ठीक है। सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 48 और सेक्शन 240, क्योंकि वहां जो है मुंडारी खुंड कटीदार की जो जमीन है उसके संदर्भ में बताया गया कि क्या क्या प्रोविजन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 जो है ये जनरल प्रोविजन है, किसको लेके, मतलब लगान को लेके, ठीक है। और ये इसमें सेक्शन 52 से सेक्शन 63 तक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 63A जो है वो मतलब जो बंजर जमीन है उसके संदर्भ में, वेस्टलैंड जो है उससे रिलेटेड है, तो उसका किसमें जिक्र है, सेक्शन 63A में। और इस तरह से जो है चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट है। और चैप्टर नंबर 9 में उतना कुछ खास नहीं है। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका भी हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो सेक्शन 10 है ये डील करता है मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटेड टू मतलब टीनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड, यानी कि भूस्वामी और काश्तकार से संबंधित मिसलेनियस प्रोविजन है। इसमें सेक्शन 64 से सेक्शन 75 तक है दोस्तों। तो सेक्शन 64 से 67 तक पहले क्या दिया गया है, सेक्शन 64 से 67 तक दिया गया है आपका कोरकर भूमि के बारे में। हमने आपको बताया था अलग अलग भूमियों के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ, आप उसको जरूर से देखिए। जैसे जंगल है, पूरा जंगल को साफ किया मुंडा ने, तो क्या हक मिला, मुंडारी खूंट कटीदार। जंगल है पूरा, उसको साफ किया उड़ाव ने, क्या हक मिला, भुइयारी। और अगर सदान है, कोई नॉन ट्राइबल है लेकिन मतलब काफी लंबे टाइम से जो है यहीं पे मतलब रह रहा है, उसने जंगल को साफ किया, उसको खेती करने बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं, सदान बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सदान के द्वारा ये किया गया है, ठीक है, कि भूमि को जो है खेती युक्त बनाया गया है कोरकर, तो उसको मतलब उसको बोलते हैं कोरकर, उस चीज को बोलते हैं। मुंडा ने किया है तो मुंडारी खूंट कटीदार, उरांव ने किया है तो भुइयारी, और अगर सदान के द्वारा किया गया है तो फिर उसको कोरकर बोलते हैं। और कोरकर संबंधित चीजों को 64 से लेके 67 तक आपको मेंशन किया गया है। फिर 68 जो है सेक्शन, ये बेदखली से, इजेक्टमेंट से है, कि बिना कोई डिक्री के या डीसी के आदेश के किसी भी काश्तकार को, किसी भी टीनेंट को बेदखल नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 69 में है कि चाहे ऑक्यूपेंसी रैयत हो या नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो, ठीक है, अगर जैसा टर्म्स एंड कंडीशन भूस्वामी के साथ तय हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से वो नहीं करेगा तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे उसको ये भी कंडीशन दिया गया है कि अगर वो अपना मतलब जो भी लगान है उसका अगर भुगतान कर देता है तो फिर उसकी बेदखली रद्द की जाएगी। मतलब रिलीफ मिला है 4 फीचर से, कि अगर ऑक्यूपेंसी रैयत या नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत जो कि मतलब मेंशन किया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में, उतना लगान नहीं देता है या जैसा बोला गया वैसा नहीं करता है, तो फिर उसको बेदखल किया जा सकता है। हालांकि ऑक्यूपेंसी रैयत को बेदखल करना मतलब नामुमकिन के बराबर है। नॉन ऑक्यूपेंसी को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी को जो है राइट रहता है, तो इसलिए मतलब उसको बेदखल करना आसान रहता है नॉन ऑक्यूपेंसी को, तो वही मेंशन किया गया है। लेकिन अगर वो लोग टाइम पे पेमेंट कर देते, टाइम पे अपना लगान कर देते हैं, तो फिर उनका जो बेदखली है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये कहां मेंशन है, ये मेंशन है आपको सेक्शन 69 में। सेक्शन 70 में ये मेंशन किया गया है कि जो बेदखली का आदेश है उसका पालन कब होगा, कृषि वर्ष के अंत में। कृषि वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से,
ठीक है, पहले के टाइम में, ठीक है। अभी बात करेंगे तो 1 जुलाई से, लेकिन पहले की अगर बात करेंगे सीएनटी के टाइम की, तो उस समय कृषि वर्ष मानते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो कृषि वर्ष के अंत में प्रभावी होगा, यानी कि अगर जून जुलाई में निकाला गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि जून जुलाई में ही जो रैयत है वो बेदखल हो जाएगा, वो उस ईयर के एंड में जाके, मार्च में जाके वो बेदखल होगा, या फिर कोर्ट के आदेश आने तक। और 71 है कि किसी टीनेंट को, काश्तकार को अनलॉफुली हटाया गया है तो वो फिर डीसी के सामने जो है एप्लीकेशन डाल सकता है विद इन 1 ईयर, और उसको जो है फिर डीसी देखेगा कि क्या करना है। अब हम यहां बात करेंगे सेक्शन 71A, जिसको कि बदलने की कोशिश 2016 में की गई थी। और दोस्तों ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्टोरेशन ऑफ लैंड की बात करता है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 46, सेक्शन 48 या सेक्शन 240 का उल्लंघन करके अगर जमीन ली गई है तो फिर कैसे उसको वापस लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी प्रोवाइड करता है कि एक एसटी की जमीन नॉन एसटी भी ले सकता है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। या तो वो उसको उतनी ही जमीन जितना उसने लिया कहीं और उसको दे दे, या फिर उसकी कीमत दे दे, मतलब कंपनसेशन के थ्रू जो है वो जमीन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ठीक है। तो ये प्रावधान है सेक्शन 71A में, और इसको जो है 2016 में खत्म करने की कोशिश की गई थी कि नहीं जी, कंपनसेशन दे के भी जो ट्राइबल जमीन है वो नॉन ट्राइबल की नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को मतलब ध्यान देना है दोस्तों। एक बार फिर से मैं बताता हूं, सीएनटी एक्ट में 2016 में बदलाव करने की कोशिश की गई, ऐसे मतलब मोर देन 25 टाइम्स जो है बदलाव हो चुका है, और एक बार कोशिश की गई 2016 में। उसमें क्या था, 3 सेक्शन में बदलाव करना है, सेक्शन 21, सेक्शन 49 और सेक्शन 71A, लेकिन वो बिल जो है वो खारिज हो गया, गवर्नर ने साइन नहीं किया और वो मतलब खारिज हो गया। तो उसमें 71A में था कि जैसे कंपनसेशन के थ्रू, कि मान लीजिए कि सेक्शन 46, 48 या 240 का मतलब उल्लंघन करते हुए और किसी गैर जनजाति, गैर आदिवासी ने जनजाति की जमीन ले ली है, तो फिर वो उसका कंपनसेशन पे करके जो है जमीन अपने पास रख सकता है, ठीक है। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, नॉर्मल केस में नहीं होता है, तो इस चीज का मेंशन है। और सेम चीज जो है आपका एससी और बैकवर्ड के लिए भी है, लेकिन एससी बैकवर्ड के लिए बस 3 साल का समय दिया गया था, ठीक है। 3 इयर्स मतलब 3 साल के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो मतलब मेनली आप समझ लीजिए कि ये ट्राइबल के लिए, क्योंकि ट्राइबल के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। पहले 12 साल था कि मान लीजिए कोई मतलब ट्राइबल है, ठीक है, कोई मुंडारी है, मुंडारी खूंट कटीदार, उसकी जमीन किसी ने गलत तरीके से ले ली है, तो वो 12 साल के अंदर जो है वो डीसी के पास जाके और मतलब क्लेम कर सकते थे। लेकिन फिर इसको बढ़ा के 30 इयर्स कर दिया गया। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो जैसा मैंने गूगल पे पढ़ा है, मतलब इसको ना 50 इयर्स किया है कि अगर जो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वो 50 इयर्स के अंदर जो है वो ये कंप्लेन कर सकते हैं डीसी को कि उनकी जमीन जो है वो गलत तरीके से ली गई है। उसके बाद डीसी उस मैटर को इंटरटेन कर सकेगा, ठीक है। और एक SAR कोर्ट होता है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट, जो कि ये सब चीज को मतलब देखता है। तो वो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 71A। उसके बाद सेक्शन 71B हो गया, जिसमें फाइन पेनल्टी की बात की गई कि अगर सेक्शन 46 का उल्लंघन करके किसी ने अगर ली है तो उस पर 3 साल का जो है मतलब उसको सजा मिलेगी, या 1000 उस समय के हिसाब से 1000 तो जो है मतलब 10 लाख के बराबर था, समझिए पहले के टाइम पे। और अगर वो बार बार करता है तो उसका डेली 50 रुपए और जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये उस समय जो प्रावधान था, अभी तो इसका कुछ मतलब ऐसा बनता नहीं है 71B का। उसके बाद 72 की बात करें तो ये सरेंडर ऑफ लैंड की, अगर रैयत जो है अगर वो नहीं चाहता अपना जो पट्टा है उसको खेती करना, तो वो डीसी को इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद अपनी जमीन को जो है वो सरेंडर करेगा। उसके बाद 73 जो है वो है आपका अबेंडमेंट ऑफ लैंड, मतलब कि
रैयत जो है बिना डीसी को नोटिस किए कहीं चला गया है, वो उस पर खेती नहीं कर रहा है, तो उस केस में भूस्वामी जो है उसके जो जमीन का पट्टा है वो किसी दूसरे रैयत को दे सकता है। जो सेक्शन 74 है वो मतलब बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट, जो अधिभोग का अधिकार है वो कब कब आपका बरकरार रहेगा। और 75 बोलता है कि जो काश्तकार है वो मतलब आपका जो लैंड सर्वे से संबंधित बात को वो कहता है। तो ये दोस्तों हमने चैप्टर 5 से 10 कंप्लीट किया, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर 8 रहा, जिसमें हमने बात की कि जो एक ऑक्यूपेंसी रैयत शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल ट्राइब को ही अपनी जमीन दे सकता है, सेल में, एक्सचेंज में, ट्रांसफर में या विल में, डीसी के परमिशन से। और क्या, सेम पुलिस स्टेशन होना चाहिए। ऑक्यूपेंसी रैयत अगर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास का है तो वो जो है अब शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास रिस्पेक्टिव कम्युनिटी को ही दे सकता है, लेकिन अपना सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, डीसी को इन्फॉर्म मतलब डीसी के परमिशन से। 47 में जो है कि कोर्ट जो है वो रैयत के जो राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, ठीक है। और जो सेक्शन 48 है वो उड़ांव जनजाति के भूइहारी जो टेन्योर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर हमने देखा चैप्टर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खासकर जो आपका सेक्शन 71A है जो कि रीस्टोरेशन ऑफ लैंड की बात करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, जम के मेहनत कीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब नोटिफिकेशन के आने का इंतजार मत कीजिए। नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी के एंड में भी आ सकता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम जो है वो तो अप्रैल में होगा ही होगा, इसलिए जो है जम के तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी जीत होगी। थैंक यू।